नाज़रीन किराम, मसाइल तो बहुत सारे हैं, किस कुछ को छोड़ें, किस किस का तज़किरा करें। लेकिन अभी बैठा मैं कोशिश कर रहा था कि लिख लूँ। मैं आम तौर पर पहले लंबी चौड़ी तैयारी करके नहीं आया करता। सारे मसाइल तो अजबर होते हैं। हमारे एक उस्ताद ने कहा था कि अगर इन मौज़ूआत पर बोलने के लिए हमें किसी तैयारी की ज़रूरत हो तो फिर हम क्या कह सकते हैं। ये मौजू वो हैं जो हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा है। एक तो बजट पास हो गया है, वो कैसे पास हुआ है, मुखालफत करने वाले मुखालफत करते गए और वोट भी देते गए। ये सारे किस्सा कैसे हुआ, क्या कहानी हुई। आज अमरीकी सफ़ीर जो है वो हमारे नायब वज़ीर आज़म यानी इस्हाक़ डार साहब से मिला है। ये कोई छोटी सी बात नहीं है। वहाँ करारदाद पास हुई है अमरीकी कांग्रेस में। ऐसा कभी तलखी पैदा नहीं हुई थी। एक तरफ ये शक्ल है, दूसरी तरफ वो क्यों हुई थी। वो कहते हैं ये आप चीन की वो नहीं कहते। हमारे बहुत से लोग कहते हैं कि आप चीन की तरफ जा रहे हैं। आपके नवाज शरीफ साहब ने पहले दौरा किया, फिर नायब वज़ीर आज़म का दौरा कराया गया, फिर खुद वज़ीर आज़म गए और इस नतीजे के तौर पर लगता है कि सी पैक को रिवाइव किया जा रहा है। अमेरिका को ये कबूल नहीं है। बहुत सी बातें हैं, लेकिन अमेरिका को ये भी कोई कबूल नहीं है कि पाकिस्तान उसकी गोया दस्तरस से बाहर चला जाए। तो ये सब क्या हो रहा है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात गिनी जा रही है। बजट के बाद ये भी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात गिनी। तीसरा वो जिसको हम अज़्म इस्तेहकाम कहते थे, उसमें तमाम पार्टियाँ ANP और मौलाना फजल रहमान और PTI और सब बोल पड़े हैं कि पार्लियामेंट में लेकर आओ। मुस्लिम लीग कहती है हम पार्लियामेंट में ले आएंगे। कुछ लोग कहते हैं पार्लियामेंट में लाने की ज़रूरत क्या है, ये तो एक एग्जेक्टिव का मामला है। वो ले आए, उन्होंने फैसला कर लिया है कि अगर यहाँ दहशत गर्दी होती है तो हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमसे पूछ के कार्रवाई करो, सारी हमारी खिलाफ कार्रवाई है। कुछ कहते हैं असल दहशत गर्दी का घर तो पंजाब है। अभी जहाँ भी घर है वहाँ कार्रवाई होनी चाहिए। अगरचे इसमें शकूक शबात तो इस तरह भी है कि जब कराची ऑपरेशन मशहूर शुरू हुआ था तो पहले यही कहा गया था कि सिंध में डाकू हैं, बहुत सी बातें हो रही हैं, उसके पास ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। लेकिन जब ऑपरेशन हुआ तो सिंध को छोड़कर वो सीधा कराची में आ पड़ा और उसके बाद कराची के लोग बहुत चीखते रहे। ये बातें शिकायतें अपनी जगह होती हैं और पैदा होती हैं, लेकिन अब लोग अज़्म इस्तेहकाम के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, सोचने वाली हैं। खुद PTI के अंदर बहुत से झगड़े सामने आ रहे हैं। उमर अयूब साहब ने कहा मैंने इस्तीफ़ा दिया, फिर कहा कि मंजूर कर लिया गया चेयरमैन बानी PTI ने, और उसके बाद आया कि नहीं, कोर कमेटी ने कहा कि नहीं अब आप हम दोबारा आपको बनाते हैं। अब कोई कहानी समझ नहीं आती। एक तरफ उनके बयानात आ रहे हैं कि पार्टी में जो इस वक्त क़यादत है वो कोई मुखलिस नहीं है बानी PTI को बाहर निकालने में और ठीक तरह काम नहीं कर रही। दूसरे कुछ और बोल रहे हैं कि फ़लाँ को आगे लाने की कोशिश की जा रही है। फवाद चौधरी साहब वगैरह ये लगे हुए हैं। तो कुछ समझ नहीं आता पार्टियों के अंदर की जो सूरत हाल है, उसमें अपोजिशन की ये साथ पर सूरत हाल है वो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट सी शक्ल इख्तियार करती जा रही है। इस तरह के कुछ सवालात और भी हैं, लेकिन हम इन्हीं 4-5 सवालात पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर हुमायूं महमद साहब, तहरीक इंसाफ से हैं। ज़ाहिर है उनसे तो मैंने पार्टी के बारे में भी सवाल करने हैं और बाकी अहम बातों पर सवाल करने हैं। रफ़ीक रिजवाना साहब साबिक़ गवर्नर पंजाब मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करेंगे और बहुत सी बातें वो उनसे हम पूछते रहते हैं, बहुत रहनुमाई करते रहते हैं हमारी। ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद बहुत दिनों के बाद, हीट स्ट्रोक के बाद पहली बार शायद वो मंजर आम पे आ रहे हैं। उनकी राय भी हम सुनेंगे और मालूम करेंगे। मेरे ख्याल में चूँकि ये अज़्म इस्तेहकाम का मसला भी है, अमरीकी सफ़ीर का मामला भी है, फ़ॉरेन पॉलिसी का वो मसला है जिसमें हमारे अस्करी इदारों को, हमारी सलामती के मामलात को बहुत दखल है। तो पहले मैं ब्रिगेडियर साहब आपसे पूछता हूँ कि ये क्या हो रहा है, अमरीकी सफ़ीर क्यों मिल रहे हैं और क्या कोई फिर शिकायत पैदा हो गई है कि हम चीन की तरफ जा रहे हैं, और दूसरी तरफ अज़्म इस्तेहकाम के बारे में कि आप फिर कोई गांव के गांव खाली कराना चाहते थे कि जिस पर इतनी चीखो पुकार हो रही है, या क्या मसला है। मैं सबसे पहले आप से पूछता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मीर साहब सर, आई एम ऑनर्ड कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में दावत दी है जिसमें पाकिस्तान के दो बड़े सीनियर हमारे मोहतरम पॉलिटिशियन जो हैं वो भी बैठे हुए हैं, तो मेरा उनको सलाम। मैं ये कहूँगा कि मीर साहब मैं भी 4 साल अमेरिका में रहा हूँ, एम्बेसी में, अपने सर्विस कैरियर में। मैंने इस किस्म की सूरत हाल नहीं देखी, इन द सेंस कि एक कांग्रेस ने तमाम रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स जो हैं इकट्ठे होकर, मेरा ख्याल 97% के करीब जो हाउस है, उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इंटरनल मामलात के बारे में जो उन्होंने रेजोल्यूशन पास की, जो कि बाइंडिंग नहीं है, कोई कानून नहीं है, लेकिन उन्होंने एक मैसेज दिया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, पाकिस्तान की लीडरशिप को।
अब मैसेजेस दो हो सकते हैं। एक तो आपकी बात बड़ी सही है, आपने सही फरमाया कि रिसेंट वीक्स में पाकिस्तान में हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप ने बाकायदा चीन गए हैं और बड़ी डिप्लोमेटिक एक्टिविटी भी रही है, उनको एंगेज किया गया है। चाइनीज को अगर उनके जेहन में कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे मेरा ख्याल है वो भी दूर किए गए हैं और सी पैक फेज 2 लॉन्च का ऐलान कर दिया गया। फिर उसके बाद उनका डेलीगेशन यहाँ आया और उन्होंने भी पाकिस्तान के अंदर इंटरनल स्टेबिलिटी की बात की। तो एक तो हम ये कह सकते हैं कि चाइनीज के साथ जो हमारा हेलो हाय दोबारा शुरू हो गया, जो काफी अर्से से हम महसूस कर रहे थे कि भाई हमारे ब्रिटिश और अमेरिकन डिप्लोमेट्स हैं वो बड़े एक्टिव हैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप से मुलाकातों में, एज इफ कि वो इस वक्त छाए हुए हैं। तो ये चाइनीज गायब हो गए, किधर चले गए? तो अब नजर आ रहा है कि वो उल्टा मामला हो गया। अब चाइनीज जो हैं अपनी तरीके से दे आर बैक इन द गेम इन द सेंस दे आर बैक, जो कि उनके ताल्लुकात बल्कि मैं समझता हूँ अपग्रेड हुए हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, स्ट्रेंथन हो रहे हैं और कुछ मादी की तलखियां जो थी ठीक वो है। मेरे ख्याल दूर हो गई हैं। और अमेरिकन बिल्कुल इस पे खुश नहीं हो सकते कि उनके इंटरेस्ट में सी पैक नहीं है, उनके इंटरेस्ट में पाकिस्तान चाइना की गर्मजोशी नहीं है, उनके इंटरेस्ट में, अब मुझे खुल के बात करनी पड़ेगी, उनके इंटरेस्ट में तो यही है कि केपी और बलोचिस्तान में ये जो दहशतगर्दी की वेव है ये चलती रहे, क्योंकि इंडियंस भी यही चाहते हैं। बगेट साहब ये बातें ठीक है, लेकिन दूसरी बात ही मैंने आपको इससे पूछी थी, अज़्म इस्तेहकाम के बारे में बहुत सारी पार्टियां बहुत सी बातें कर रही हैं, आप क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? मैं क्विकली एक बात कह दूं, ये क्विकली कह लीजिए, बाकी तफसील के साथ बाद में बात कर लेंगे। रेजोल्यूशन में क्विकली कह दूं कि अगर हम इसके टिट फॉर टैट रेजोल्यूशन करेंगे अपने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में, तो मेरा ख्याल है कि वो एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा और टेंशन क्रिएट होंगी। इसको हर हालत में डिप्लोमेटिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे इसको मामले को खत्म करना चाहिए। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक फेलियर है कि इतनी बड़ी रेजोल्यूशन वहां पे आ गई। क्या हमारे सफीर को मालूम नहीं था, हमारे फॉरेन ऑफिस को मालूम नहीं था? क्यों नहीं प्रिवेंटिव मेजर जो है वो लिए गए? हो ये भी सकता है कि अमेरिका की तरफ से एक मैसेज आया हो पाकिस्तान को कि जनाब पुट योर हाउस इन ऑर्डर, जिस तरह चाइनीज ने भी कहा। अब आ जाए अगले इस्तेहकाम पे, देखें ये तो हम सब मानते हैं कि वहां पे अब तो केपी के पॉलिटिशियन भी टॉप लीडरशिप कह रही है कि जनाब शाम के बाद तो हमारी रिट ऑफ द स्टेट ही नहीं है वहां पे। कई इलाकों में खासकर साउथ केपी में कि पुलिस जो निकल नहीं सकती है, दहशतगर्द दिनाते फिरते हैं। तो अगर ये सूरत हाल है तो फिर रियासत पाकिस्तान कैसे एक्सेप्ट कर सकती है कि जनाब ये हालात वहां पे रहे? बिकॉज ये चीज काबिल कबूल नहीं है। तो लिहाजा अज़्म इस्तेहकाम वो बड़ा क्लियरली कह दिया गया है कि ये उस तरह का भरपूर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है जिस तरह ज़र्ब हुआ, लाखों लोग डिस्प्लेस हुए, कि बड़ी तादाद में लोगों के घर बार तबाह हो गए, लोग मारे गए। ठीक बात आपकी, तो ये वो नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंडिकेशन बड़ा क्लियर है कि जनाब ये कंटिन्यूटी होगी, जो मौजूदा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है भरपूर तरीके से इंटेंसिटी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। और मेरा ख्याल है केपी की गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड आना चाहिए और उनको रियासत को, फेडरल गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। ये पाकिस्तान की बका और सलामती का मामला है और बल्कि अपना पॉलिटिकल रोल प्ले करना चाहिए, जो कि फजल रहमान साहब ने भी कहा और उन्होंने सीएम केपी ने कि हम अफगान गवर्नमेंट के साथ बात करने को तैयार हैं। तो ये मिल बैठ कर करेंगे तो ये पाकिस्तान के लिए ठीक। बगेट साहब आपकी बात। रजवाना साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, महमूद साहब की तरफ में बाद में आऊंगा क्योंकि केपी का मसला भी है और खासतौर पर मैं तहरीक इंसाफ के बारे में सवाल करना चाहूँ। आप क्या समझते हैं कि जो नायब वज़ीर आज़म से हमारे साक डार साहब से मुलाकात अमरीकी सफ़ीर की हुई है, ये सारा पस मंजर जो ब्रिगेडियर साहब बयान कर रहे हैं ऐसा ही है? और उसके साथ ये जो सूरत हाल है अज़्म इस्तेहकाम के बारे में, सारी पार्टियां लठ लेके खड़ी हो गई हैं कि साहब ये नहीं चलेगा, आप पार्लियामेंट में लेकर आओ, और आपकी जमात कहती है हम पार्लियामेंट में बहस कर लेते हैं इस पर। सबसे पहले बड़ी हैरानकुन बात है, और जो अमेरिका की सेनेट में करारदाद पास हुई है वो उसका असर कुछ नहीं है। अपेरेंटली लीगली देखें तो होम्योपैथिक की एक पुड़िया है, मगर उसका आलमी सतह पर उसका वजन देखें और हमारी मुल्क की सियासत में वो मुदाखलत देखें तो ज़रूर हमारे लिए एक मतलब अफसोसनाक पहलू है। और उसका कल जवाब वजीर खारजा साहब ने, इसाक डार साहब ने कल फ्लोर ऑफ द हाउस पे पूरा उसका जवाब दिया है और उन्होंने कहा हम अपनी करारदाद एक लाएंगे कौमी असम्बली में और वो करारदाद इंशाल्लाह पास होगी, साफ जाहिर है। बहरहाल इन एनी केस ये असल में बात ये जी कुछ लॉबिंग का नतीजा है और अपने मुल्क को बदनाम करने के लिए आप दुनिया को दिखा रहे हैं अपना तमाशा। अपने घर की लड़ाई है तो अपने घर के अंदर रखनी चाहिए। कभी किसी को खत, कभी किसी जगह लॉबिंग,
कभी किसी जगह ये करारदाद की सूरत में ये सारा कुछ जो हो रहा है, ये दुनिया के माइंड को मुतासर किया जा रहा है इस तरह से, जैसे वो खुदा न खास्ता कोई मुल्क दुश्मन अनासर इस वक्त हुकूमत में है और मुहिब वतन लोग शायद जेल में है। ऐसी कोई बात नहीं है। इस बात पर मीडिया को भी इस बात को आगे लाना चाहिए कि आफ्टर ऑल इस सिचुएशन को लाने वाले कौन है, इस सूरत हाल को लाने वाले कौन है। और फिर चाइना की सूरत हाल जो है 18 के बाद बगैर किसी पर इल्ज़ाम लगाए, मैं बड़ी मोहतात बात कर रहा हूँ, 2018 के बाद सी पैक का जो हशर हुआ उस पर चाइनीज गवर्नमेंट को तहफ़्फ़ुज़ात। अब फिर वज़ीर आज़म साहब चीन गए, काफ़ी उन्होंने गुफ्तगू की, कारोबारी लोगों से मिले, हुकूमती अहदेदारों से मिले, कारोबार की बातें हुई, मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस हुई, मुख्तलिफ बिजनेसमैन से उन्होंने मुलाकात की और मौजूद पर दस्तखत हुए। तो ये एक एफर्ट है जिसमें उन्होंने सी पैक 2 भी शुरू करने का इंदिया दिया है। तो एक तरफ तो पाकिस्तान की तरक्की रोकने की कोशिश हो रही है, सिर्फ ये है कि हमें पावर में वापस लाया जाए, चाहे पाकिस्तान चले या न चले, और पाकिस्तान हमारे बगैर नहीं चलता। ये खुदा न खास्ते ऐसी बात नहीं है। लोगों ने अपने अपने जो इलेक्शन हारे हैं, सही या गलत हारे, उन्होंने अपनी अपनी इलेक्शन पिटीशंस दायर की हुई है, वहाँ का फैसले का इंतजार करना चाहिए। और उससे पहले खड़े होकर पार्लियामेंट में अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन ये कहे कि हमारे 180 सीटें वापस की जाए, तो ये एक हवाई ख्याल है। इस तरह की स्टेटमेंट, बाल्ड स्टेटमेंट, इस तरह की इल्ज़ाम तराशी के 180 सीटें में वापस की जाए, हमारे बानी को रिहा किया जाए। तो बात करनी है तो खुल के बात करें, टेबल पे बैठ के बात करें। वज़ीर आज़म साहब ने खुद उनको ऑफर भी की और जाकर उनकी सीटों पर मुसाफा भी किया, अच्छी बात है। दिस इज अ गुड साइन। हम इसका कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहते। मुल्क को चलाने के लिए जहां भी जाना पड़े, जो भी करना पड़े, करना चाहिए। और जब ये करारदाद आएगी तो करारदाद वर्सेस करारदाद होगी। हमारा मुल्क का अंदरूनी मसला है और सबसे पहले अगर हम खुदा ना खास्ता अपने मसले को दूसरों को जाके सुनाएंगे, दूसरी जगह लॉबिंग करके हम उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, तो होते हैं लोग लॉबिंग के तहत। आपने देखा पिछले अखबार में देखे, दुनिया के कई मुल्कों में देखे, तो अमेरिका में लॉबियस्ट फर्म्स है, उनको हायर किया जाता है और उनसे अपना काम लिया जाता है। ठीक बात जी। डॉक्टर हुमायूं अहमद साहब, आपके बहुत सी बातों का आप कहते हैं जी आप सी पैक को रोकने के लिए अमेरिका में लॉबी कर रहे हैं, ये उसका नतीजा है। फिर आप पर पार्टी के अंदर भी कुछ मसाइल पैदा हुए हैं, वो चलिए उसको अभी हम बैक बर्नर पर रखते हैं। लेकिन ये क्या सूरत हाल है? अज़्म इस्तेहकाम के बारे में भी हमारे रजवान साहब ने अभी जवाब नहीं दिया, लेकिन हम इस पर बात करेंगे कि ये क्या आप लोगों की तरफ से मुखालफत हो रही है और लोग कह रहे हैं कि तालिबान को लाके आपने दोबारा बात की है और सारी सूरत हाल ये आपकी पैदा की हुई है। क्या मसला नज़र आता है आपको ये सारा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अगर झूठ बोलने वाले के सींग होते ना तो ये लोग 12 सिंगा होते। अच्छा, ठीक है। इन्होंने कि जब पर इन्होंने 2019 में बात की थी तो उस वक्त चाइनीज ने खुद कहा था कि कोई ऐसी बात नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की तरफ से। जो स्लो डाउन हुआ था वो बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से हुआ था, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स। अच्छा, ठीक है, वो उसमें उन लोगों ने कहा था। नंबर 2, इसमें कोई शक नहीं है कि बाज़ जगहों पे उस वक्त बातें हो रही थी कि जिस तरीके से जो यहाँ के लोकल पार्टनर्स या यहाँ पे बाज़ लोग जो इन्वॉल्व थे, उनके अंदर कुछ ऐसे चीज़ें सामने आ रही थी कि वो बहुत क्या कह सकते हैं, ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं हुआ। अच्छा देखिए, ये लोग कहते हैं कि पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना आता तो पाकिस्तान छा गया होता। चले ठीक है, मान लेते हैं। हम 2018 से पहले तक की सारी बातें कर लेते हैं। 2080 जब ये आए थे और 2 पार्टी सिस्टम जिसमें बेसिकली PMLN और पीपल्स पार्टी ने स्टार्ट किया था। 1980s में पाकिस्तान चाइना से, इंडिया से, मलेशिया से, सिंगापुर से ज़्यादा अमीर था। पाकिस्तान की जो स्टील मिल थी वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल थी। पाकिस्तान की जो एयरलाइंस थी वो दुनिया की आजकल की 2 या 3 बेहतरीन एयरलाइंस को बनाने वाली थी। तो हम देखते हैं कि जब ये दोनों आए तो क्या हुआ। ये दोनों आए तो पाकिस्तान के अंदर मईशत आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होती गई।
अच्छा, मजे की बात यह कि इनकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है इंडिविजुअल्स की, एज अ पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर्स हैं, उनकी ग्रोथ और पाकिस्तान की ग्रोथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चूंकि ये लोग ज्यादातर लोग अनपढ़ हैं, तो मैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब समझा देता हूं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान की इनकम कम होती है या ग्रोथ कम होती है, इनकी पर्सनल ग्रोथ बढ़ती है। अगर इनकी पर्सनल ग्रोथ कम होती है तो पाकिस्तान की ग्रोथ बढ़ती है। तो ये इस लिहाज से है। इन दो, अगर हम देख लेते हैं 1990s में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक डिसीजन लिया, मुशर्रफ के ज़माने में दूसरा हुआ, इनके ज़माने में तीसरा हुआ। आज पाकिस्तान 2.5 से 3 खरब रुपए सालाना का सर्कुलर डेब्ट दे रहा है, वो इन लोगों की वजह से। अच्छा, दूसरी तरफ चले जाते 2015-16 में लोगों को खुश करने के लिए, पावरफुल तबका जो कि पेंशन लेता है उसको खुश करने के लिए पेंशन के अंदर तरामीम लाई। आज पाकिस्तान के अंदर पेंशन दूसरा सबसे बड़ा फाइनेंशियल मसला बन गया है। अच्छा, तीसरी चीज आ जाते हैं, स्टील मिल जो 2008 तक प्रॉफिटेबल थी, वो 2008 में पीपल्स पार्टी, और 2013 में जब ये लोग आए 2015 में वो बिल्कुल बंद हो गई। मतलब नेगेटिव में जाने के बाद इतना नेगेटिव में गई कि बंद कर दिया गया। ये इन लोगों ने पाकिस्तान को दिया है। फिर ये लोग कहते हैं कि इन लोगों की वजह से पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। अच्छा, ये लोग हमेशा ये कहते हैं, और मैं विद फिगर्स बताना चाहता हूं, ये हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबसे ज्यादा कर्जा लिया। बिल्कुल लिया, 50 बिलियन लिया, इन लोगों ने 49 लिया, हमने 50 बिलियन लिया, बिल्कुल इनसे ज्यादा लिया। लेकिन हमने जो कर्जा वापस किया जो इन लोगों ने लिया था, वो हमने 70% जो, अच्छा अगर हमने 50 बिलियन लिया है तो हमने उसका 70% रिटर्न किया। नेट डेफिसिट 30% था। जो इन लोगों ने कर्जा लिया था और इन लोगों ने जो पिछला कर्जा वापस कर रहे थे, उसमें नेट डेफिसिट 45% था। जो पीपल्स पार्टी ने कर्जा लिया था, हालांकि वो 25 बिलियन था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आधा था। मैं आपके लेकिन दोबारा आता हूं, आप तो पूरा चार्जशीट दे रहे हैं, मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा था। सी पैक के हवाले से अमरीकी जो कांग्रेस में करारदाद पास हुई है, उस पर इल्जाम लगता है कि ये आपकी अब दोबारा मैं आता हूं, क्योंकि वक्त भी जो है ना हमने आपस में बांटना है। मिस्टर आमिर हसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बहुत से आपने इल्जाम भी लगाए, बहुत सी बातें भी की। मैं आमिर साहब आपसे पूछता हूं, सारी गुफ्तगू जो हो रही है, आप क्या जवाब देंगे इसका? देखिए, हमारे जो दोस्त हैं पीटीआई के, उनका तो वतीरा हो चुका है इल्जामात लगाना, और अब उनके इल्जामात का कितना जवाब दें। अगर जवाब दें तो बात तू तकार में जाती है, और ना दें तो ये समझने लगते हैं या इन्हें गुमान होने लगता है कि ये सच्चे हैं। अब इसी वजह से सियासत इसी के गिर्द घूमनी जा रही है और कोई कंस्ट्रक्टिव बात नहीं हो पा रही, क्योंकि इन्होंने इतना उधम मचा रखा है, इतने इल्जामात हैं, इतनी गालम गलोच है कि कोई प्रोडक्टिव बात की नहीं जा सकती। अब देखिए, जो हम करारदाद के ऊपर बात कर रहे हैं, अब वो सबके सामने रोजे रोशन की तरह आया है कि यहाँ पे इन्होंने 4 साल अपने दौर के अंदर चाइना के साथ ताल्लुकात को पसे पुल डाला। सी पैक का जो हाल किया वो आपके सामने है। ट्रंप को मिलने गए थे कश्मीर आजाद करवाने, और कश्मीर का जो कुछ हुआ मीर साहब आप जानते हैं, आपकी सारी सूरत हाल पे नजर है। अच्छा, उसके बावजूद भी दिखाई से बाज नहीं आए। ये जो साइफर लहराने वाले थे और जो एक ये छुपा हुआ पैगाम था, उसे डी कोड करके ये बताते फिरते थे कि हमें धमकी दी गई, अब ये खुलेआम अमेरिका को उकसाते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद। और ये कोई ऐसी बात नहीं, इनके वहां पे ओहदेदार हैं जो वो इनके करारदादों के पेश करने में सरे फहरिस्त है, यहाँ से आवाजें उठ रही हैं। इनके चेयरमैन जो आर्टिकल्स लिख रहे हैं रियासत के खिलाफ, फौज के खिलाफ, वो आपके सामने है। 9 मई को इनकी दहशत गर्दी आपके सामने है। मोदी के लिए जितनी हमदर्दी इनके अंदर है, आज इनका सोशल मीडिया देखें, मोदी की सारी ट्वीट्स अगर कोई रीट्वीट करता है या सोशल मीडिया पर उसे प्रमोट करता है तो वो पीटीआई के लोग हैं। और जो प्रोपेगेंडा आजकल इन्हें शेख मुजीब की मोहब्बत इन्हें जाग गई हुई है, जो कि जब से इनकी जमात बनी है इन्होंने कभी दाम भी नहीं लिया था। आजकल हालांकि रिश्तेदार ये जनरल न्याजी के हैं, लेकिन मोहब्बत इनके दिल में आजकल शेख मुजीब की जागी हुई है। तो इससे फिर ये अंदाजा होता है कि इनका जो मकसद है वो पाकिस्तान के अंदर एनार्की पैदा करना है। कभी इनके वजीर खजाना खत लिखते हैं पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट करें, और जो हालात लोगों के रहे हैं वो इनके सामने आए। मैं इसके साथ एग्रीमेंट किया तो इन्होंने किया,
तोड़ा तो इन्होंने तोड़ा। आज अगर बड़ी शराइत लगी थी तो इनकी वजह से लगी थी। जो कहते थे कि मैं आया, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा भले मुझे खुदकुशी करनी पड़े। तो मैं समझता हूँ कि इल्जामात और जवाबी इल्जामात से बाहर निकलना चाहिए। हमसे ज्यादा मुश्किल वक्त किसी ने नहीं देखा। इनके चेयरमैन तो बेहतरीन वक्त गुजार रहे हैं ना हमारे, और माशाल्लाह 76-77 साल की उम्र में बेहतरीन खाने मिल रहे हैं, एक्सरसाइज का साजो सामान है, रोज लोग मुलाकातें करने जाते हैं। लेकिन मीर साहब आपने तारीख देखी है, क्या जुल्फिकार अली भुट्टो को 50 साल की उम्र पे तख्ता इक़्तिदार पे नहीं चढ़ा दिया गया? उनके खानदान को उनका चेहरा तक नहीं देखने दिया गया और जनाजा तक नहीं पढ़ने दिया गया उनके मोहब्बत करने वालों को। लेकिन क्या हमने ये किया था? क्या पाकिस्तान के खिलाफ हम बैठ होने लग गए थे? तब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 10 अप्रैल 1986 को लाहौर आई और एयरपोर्ट से आते हुए कैंट सारा गुजर के आई और लाखों लोग उनके साथ थे। क्या किसी कोर कमांडर, किसी मेजर के घर पे हमला हुआ? क्या किसी की वर्दी की तस्दीक हुई? क्या किसी इश्तिहारे के ऊपर हमलावर हुए? क्या हमें सुप्रीम कोर्ट ने कत्ल भी कर दिया? जी आमिर साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ से आऊंगा। आप जो इल्जाम जवाब इल्जाम बहुत सी बातें हो रही हैं। मैंने तो सादा सा सवाल पूछा था कि अमेरिका में करारदाद पास हुई है, कांग्रेस में पहले कभी नहीं हुआ, जैसा कि ब्रिगेडियर फारूक हमीद ने कहा था। वो वहाँ रहे हैं, अताशी रहे हैं, उनकी भी राय ये है कि ऐसा कभी नहीं हुआ। ये सी पैक का रद्द-ए-अमल है। सी पैक पे हमने क्या किया, पार्टियों को जवाब तो देना पड़ेगा, हमारी कौम को भी जवाब देना पड़ेगा कि हमने इतनी बड़ी ऑफर का क्या हाल किया, क्या नक्शा बनाया। बहरहाल इन सवालों को जवाब देते हैं, एक वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद मैं रिजवाना साहब से ही बात करूंगा। ब्रिगेडियर साहब को ज़रा मैं अभी साइड लाइन में रखता हूँ ताकि उनसे बात बाद में की जा सके। एक वक्फे के बाद। जी नाज़रीन ग्राम, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि जिस सारी जो सूरत हाल पैदा हुई है, हम एक ही नुक्ते पर ज़्यादा गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त, दूसरे की तरफ तो अभी हम आ ही नहीं पा रहे। बात ये कर रहे हैं कि अमेरिका कांग्रेस में जो करारदाद पास हुई है, उसके जो नक्शा पैदा हुआ है, इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। पीटीआई पे लग रहा है, पीटीआई कहती दूसरों ने ये किया, और सी पैक तो रोल बैक तो हुआ था जी। किसने किया, क्यों किया गया, किसी के कहने पे किया गया, इल्ज़ामात भी हैं, फ़िक्रे भी हैं, एक वज़ीर का बयानात भी है कि इसको मौखर कर दिया जाए, कुछ और भी हैं, मैं कहना नहीं चाहता। अगर मैं बानी पीटीआई का बयान भी सुनाऊंगा तो फिर गोया पार्टीजन गिरा जाऊंगा, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। ये सारी जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, हम कहाँ खड़े हैं आलमी सतह पर। रिजवाना साहब, मैं पहले आप ही से पूछता हूँ, ब्रिगेडियर साहब के बाद में हम गुफ्तगू कर लेंगे। पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या सूरत हाल पैदा हुई है हमारे लिए अमेरिका के इस रवैये के साथ, और क्या सब सचमुच चीन के ब्लॉक पे जा रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे साथ? पहले मैं कोई जवाब दूं तो मेरे एक सॉफ्ट सी मेरी रिक्वेस्ट है मेहमद साहब से। उन्होंने मेरे सवाल के जवाब में, सवाल के मेरी गुफ्तगू के बाद उन्होंने कहा जी इनके सर पे सींग होते तो ये 12 सिंगे होते। मुझे इस पर अफसोस हुआ है। पढ़े लिखे हम सारे बंदे हैं, इस तरह के अल्फाज नहीं होने चाहिए। मुझे सख्त अफसोस हुआ सुन के। ठीक है जी, अच्छा। और मैं तवक्को कर रहा था शायद आप उनको रोकेंगे। एनी हाउ, आलमी सतह पर देखें जी, पहले तो हम अपने घर को तो सुधारे ना। नहीं जी, मैंने इसलिए नहीं रोका कि वो अगर फिर स्पेसिफिक हो जाता, मैंने उसको एक जनरलाइज गिरदान कर आगे चलने दिया। उन्होंने देखा ना, बात तो मैं ही कर रहा था ना। ठीक है, आपकी बात ठीक है। मैंने सिर्फ अपनी नीयत ज़ाहिर की है कि मैंने क्यों नहीं रोका। हाँ नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, बात ये थी कि दुनिया की आलमी सतह की जो बात करें इंटरनेशनली, वो तो बात की बात है। सबसे पहले हम लगे हुए हैं कि वी शुड पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। ठीक है, तो एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन जो पहले गुजारिश की कि आलमी सतह पर लोगों को बदनाम करने की साजिश अगर हो, बल्कि साजिश का सबूत हो, IMF को खत लिखे जाए, उस वक्त के दो सूबाई वजीर खजाना एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हो और मरकजी वजीर खजाना कह रहे हो कि खत ना लिखे, जो भी है। ठीक है जी, ये तो ऐसी चीजें हैं जो हकायक है। तो उसके बाद मुसलसल एक काम चल रहा है, वही पहले साइफर वाले वही उनके मुखालिफ थे, आज साइफर वाले वही उनके जो है ना बड़े बेख्वाहिशात उनके बारे में रखते हैं। मैं तो इंटरनेशनल बाद में जाऊंगा, पहले मुझे अपने कौम की, अपने मुल्क की, अपनी सरहदों की, अपने मुल्क के अंदरूनी खलफशार की फिक्र है और अपने सियासी अज़म इस्तेहकाम की फिक्र है। जहाँ ये मिशन अज़म इस्तेहकाम का नाम है, जो भी है हो रहा है, तो इस्तेहकाम के हवाले से पॉलिटिक्स में भी इस्तेहकाम का मिशन होना चाहिए। ठीक है, जिद से जिद, अनार से अनार नहीं बुझती, आग से आग नहीं बुझती, आग हमेशा पानी से बुझती है। अनार पे
डट जाना जो है वो ना मुल्क की खिदमत है, ना कौम की खिदमत है, ना सियासत की खिदमत है, ना जमहूरियत की खिदमत है। दूसरी अजीब बात कि आलमी सतह पर हमारा इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो सबसे ज्यादा सीरियस है। पोलिटिकली हमारा मुल्क का अंदरूनी मामला कितने जमहूरियत पसंद है आलमी ममालिक, हमारी नजर में इसराइल में क्या हो रहा है। इसराइल में अगर रशिया और यूक्रेन की अमेरिका वाले कहते हैं कि यूक्रेन और रशिया की जंग है तो यूक्रेन वाले अपने हकूक के लिए लड़ रहे हैं और रशिया अग्रेशन कर रहा है। इसराइल की बात हो तो वो कहते हैं जी कि हमास जो है इसका खात्मा होना चाहिए, इसराइल वाले जो है वो अपनी हिफाजत कर रहे हैं, अपना तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। तो बात ये है कि इस तरह के कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट वाले, मोरालिटी का सबक देने वाले खुद भी सोचे मोरालिटी है क्या और ह्यूमन राइट्स क्या है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उसको अपना अमरीकी वज़ीर आज़म को नेतन्याहू को तलब किया है गालिबन, ठीक है जी। उस पर उन्होंने कहा है जी कि अक़वाम मुत्तहिदा में शायद करारदाद लाए या इसको बैन किया जाए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को। अब बात यह है, मैं किसी पर उंगली उठाऊं पहले मैं भी तो देखूं मेरे दामन में क्या है। तो इसलिए इंटरनेशनल जो हमारा इमेज है, इंटरनेशनल इमेज ऐसा नहीं अपनों ने खराब किया है, हमारी अपनी लड़ाई ने खराब की जी। नहीं, हाँ, अपनों ने भी खराब किए, कुछ हमारे हालात भी अपनों में फिर बहुत से लोग शामिल हो जाते हैं। ठीक है, और इस पर तो सबूत कहने की जरूरत ही नहीं है मुझे। ठीक है, बिल्कुल रिजवान साहब, ठीक बात। हुमायूं अहमद साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप इन बातों पे अगर हमें कुछ रहनुमाई करें। देखें, ज़ातियात पे अगर हम उतर आएँ और फ़िक्रबाजी पे आ जाएं तो फिर बात बहुत बढ़ जाती है। बैरिस्टर आमिर हसन साहब भी बैठे हुए हैं, मुझे फिर उनको भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी रोकना। तो क्या कहेंगे इस सारी सूरत हाल पे कैसे काबू पाया जाए? मुल्क का इमेज तो बनाना है कि नहीं बनाना? हम एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं और बात आगे बढ़ जाती है। देखिए, मैंने जो बात की थी ना, मैं आपको रिजवाना साहब जो बात कर रहे हैं, मैंने जो बात की थी वो इन जनरल टर्म्स, नॉट इन स्पेसिफिक टर्म्स की थी जैसे आपने बात की है। और मैंने पूरा इनके जनरली जो इन लोगों की बातें होती है उनको सामने रख के किया। अब मैं आपको दोबारा बात बताता हूँ। देखिए, जब आप किसी बात को घुमा फिरा के हाफ ट्रूथ एंड हाफ फॉल्स स्टेटमेंट्स करते हैं तो दैट इज एक्चुअली अ फॉल्स स्टेटमेंट। जब ये कहते हैं कि पाकिस्तान को बदनाम करना, तो मुझे एक बात बताएं, जब एक शख्स अपना इलेक्शन हारा हुआ हो और वो फिर उसके बाद उसको जिताया हुआ शो किया जा रहा हो, तो क्या वो और ये याद रखें, इसमें जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल जो ऑब्जर्वर्स थे 8 फरवरी को, आप उन सब की रिपोर्ट देख लें, एक की नहीं, सब की देख लें। तो आप तो हर एक ने, आप तो मेहमद साहब, गुस्ताखी होती है। आप तो इकबाल जुर्म कर रहे हैं कि चूंकि हमें हरा दिया गया इसलिए हम ये कर रहे हैं। मैं अगर आप मेरी बात सुन लेते नहीं, मैं सुनने नहीं, मैं आपकी बात सुनना चाह रहा हूं, इसलिए मैं उसमें आप जंप करके कंक्लूजन पे, अगर मैं बात कर लेता तो आपको पता चल जाता कि मैं कंक्लूजन। चलिए, आप बात कर लीजिएगा। ठीक है, बड़ी मेहरबानी आपकी सर। इस तरह ये है कि जिस तरीके से सब लोगों ने रिपोर्ट किए, अब ये चीज रिपोर्ट किए, याद रखिए कि यूरोपियन यूनियन ने भी एग्जैक्टली वही कहा है जो कांग्रेस ने कहा है, ब्रिटिश ने भी वही कहा है जो कांग्रेस ने कहा है, चाइना तो उससे एक हाथ आगे किया, उन्होंने कहा है कि आपको हम लोग उस वक्त तक इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे जब तक आपके वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती। ठीक है, अच्छा, अब हम बता देते कि ये याद रखें, कांग्रेस और गवर्नमेंट जो अमेरिका में, उसमें फर्क है। कांग्रेस, वहां की कांग्रेस जो है ना, वो अपने लोगों को जवाबदेह है। आज मेरे ख्याल में एक खातून है, उसका नाम मुझसे भूल गया, उन्होंने कहा है कि हम अपने हल्के में जहां पे भी जाते हैं, अब ये याद रखें पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा डायस्पोरा वहां रहता है, ठीक है, और ये उनके जो वोटर्स भी हैं, अब वो चाहे पीटीआई के सपोर्टर हैं या नहीं है, वो उनसे सवाल करते हैं कि पाकिस्तान में जो हो रहा है, इमरान खान को जिस तरीके से जेल में रखा गया। अब ये याद रखें, इस वक्त पाकिस्तान अगर इमरान खान जेल में, तो सिर्फ एक केस की वजह से है, वो इद्दत का केस है। इद्दत का केस जो है ना, ये इस्लामिक जो आर्टिकल 2 है उसके खिलाफ जा रहा है। ठीक है ना, एक मिनट है ना, उसके खिलाफ जा रहा है। आर्टिकल 2 में वो है कि हर कोई ऐसा लॉ जो इस्लाम के खिलाफ जा रहा है वो लॉ रह नहीं सकता।
शरीयत में ये लिखा हुआ है, साफ है, और हर एक उसमें कहते हैं कि इद्दत वो वाहिद ऐसा केस है जिसमें औरत की गवाही को फाइनल माना जाता है। मुझे आज गिला है उन सारे सो कॉल्ड जो हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं, साहब गुस्ताखी होगी ये बात, फिर हम कहीं और तरफ लेके निकल रहे हैं। मैं तो एक सिर्फ उस मसले पर जो अमेरिकी करारदाद है आप उसको इंडोर्स करते हैं, आप कहते हैं दुरुस्त आई है ना। एक मिनट है, देखिए एंडोर्स की बात नहीं है। हाँ। ये उनकी उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अपने वोटर्स की बात सुनते हैं। वो पाकिस्तान की तरह नहीं है। पाकिस्तान के इस वक्त की फिर वही बात है ना, आप इंडोर्स कर रहे हैं ना जी, उनके वोटर्स को इंडोर्स कर रहे हैं कि या उनको इंडोर्स कर रहे हैं। मैंने ये सवाल सीधा पूछ रहा हूं। आमिर साहब क्या कहेंगे आप? मुझे मैं आपकी तरफ आता हूं, बताएं, एक मौका और है आने का। अगर 98.2% जो एक पार्लियामेंट है उस पर बिलीव करती है कि वहां पे धांधली हुई है, तो क्या वो गलत कह रहे हैं? अच्छा, आप गलत कह रहे हैं? आप कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं ना? यही तो मैं कह रहा हूं, आप कहते हैं वो ठीक कह रहे हैं। एक मिनट, अब ठीक है ना, बात तो आपने कर ली ना। आमिर साहब क्या कहेंगे आप इस पे? ये कहते हैं कि वो ठीक कह रहे हैं। देखिए मीर साहब, वो क्या ठीक कहेंगे? पाकिस्तान के अंदर हर आमरीयत को उन्होंने सपोर्ट किया है, कोई भी आमरीयत हो, वो जनरल अयूब की हो, जनरल ज़िया के साथ जिस तरह वो खड़े रहे, उसके बाद जनरल मुशर्रफ के साथ जिस तरह वो खड़े रहे, आज वो हमें क्या जमहूरियत बताएंगे, क्या आइन बताएंगे? देखिए ये पाकिस्तान का दाखिली मामला है और जमहूरियत के साथ हमारी कमिटमेंट है। पाकिस्तान के अंदर कोई भी इलेक्शन, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे कहता हूँ, कोई भी इलेक्शन आज तक शफाफ नहीं हुए हैं। ये कमी हो सकती है, इसे हम ही ने ठीक करना है। लेकिन इसमें बहुत दफा जो पाकिस्तान के अंदर धांधली हुई है उसकी वजूहात और उसकी रूट कॉज में अगर कोई मुल्क शामिल होगा तो वो अमेरिका होगा। पाकिस्तान के अंदर अगर बहुत दफा मार्शल लॉ लगा है तो उसका जो बेनिफिशियरी होगा, वो अफगान जहाद हो, वो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी का फरोग हो, या आज वो चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात को कमजोर करना चाह रहा है, तो वो अमेरिका है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम तमाम सियासी जमातों को ये सोचना है कि क्या हमें मिलजुल के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, शफाफ इंतखाबात के लिए, जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए, आइन की सरबुलंदी के लिए खुद से अपनी पार्लियामेंट के लिए काम करना है, या किसी ऐसे मुल्क की पार्लियामेंट के जरिए आप मुल्क में जमहूरियत लाएंगे या शफाफ इंतखाबात लाएंगे जिसका साइफर का शोर मचा के आपने मुल्क के अंदर अनारकी फैला के रखी थी। तो ये अपने गिरेबानों में हमें जानना ठीक होगा। बात। मेरे आपका बहुत प्रिसाइज जवाब आ गया, बहुत अच्छा जवाब आ गया। फारूक हमीद साहब, आप क्या कहेंगे? सारी गुफ्तगू को मैंने आपको आखिर में रखा है ताकि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर सकें इस मसले पर। मीर साहब सर, मैंने तमाम मोहतरम पॉलिटिशियन की पॉइंट ऑफ व्यू सारा सुना है। मैं ये समझता हूँ कि अब जबकि बजट पास हो गया तो लिहाजा, और इंशाल्लाह ये अब देखेंगे कि IMF का जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो भी हो जाएगा, तो अब सारा फोकस पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज, हमारी गवर्नमेंट का होना चाहिए पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन पे। देखिए मैं ये समझता हूँ कि ये इस तरह मामला, ये जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो पीक पे है और कम नहीं हो रही है, इस तरह अगले 5 साल हम नहीं गुजार सकते। देयर हैज टू बी अ वे आउट। मैं जितनी लाहौर की प्राइवेट गैदरिंग में बैठता हूँ जिसमें बड़े बड़े सीनियर लोग बैठे होते हैं, खासकर हमारे सीनियर मीडिया लीडरशिप बैठी होती है, वहाँ पे अब ये बात खुल के डिस्कस की जा रही है कि फाइंड अ मिडल वे आउट, तो मिडल सोल्यूशन निकालें। और मेरा ख्याल है मिडल सोल्यूशन यही है कि एक मरतबा, कल भी किसी ने जिक्र किया था कि जी हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बनाने को तैयार है, हमारे सीनियर लीडर ने, मैं भी उनका नाम भूल रहा हूँ, एक बुलाएं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। ये ना हो कि 2014 वाली जो जिन हालात में, अल्लाह ना करे कि वो हालात हों कि जिस पे वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हमें बुलानी पड़ी और उस पर सब लीडर हमारे मुत्तफिक थे कि जी नेशनल एक्शन प्लान फिर वजूद में आया और आगे ज़रब हुआ वगैरह, क्योंकि सानिया हुआ था। नहीं चाहते कि हम पाकिस्तान किसी सानिया से दो चार हो, बेहतर है उससे पहले ही पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप बैठे, एक एक स्टेप पीछे हटे और एकोमोडेट करें। केसेस जो कोर्ट में चल रहे हैं, लीगल केसेस, वो लीगल बैटल चलती रहे, लेकिन खुदारा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को खत्म करें, बिकॉज अब तो सुपर पावर्स भी हमें कह रही हैं कि भाई पुट योर हाउस इन ऑर्डर। तो ये सारा बात घूम फिर के पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप पे आती है
कि जनाब उनको अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा, तो ही मुल्क में इस्तेहकाम पैदा होगा। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन किराम, वक्त बहुत कम होता है आखिरी सेगमेंट में हमारे पास, लेकिन हम चाहते हैं कि मसले का कुछ। जी मेहमद साहब, आप क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए कि ये जो सूरत हाल पैदा हो गई है तो इसका हल क्या है? क्या ये जो पेश किया आमिर साहब ने कि सब पार्टियां मिल बैठें और कोई कंसेंसस क्रिएट करें, क्या करें हम लोग? अमेरिका को इसके हाल पर छोड़। हाँ, इसके दो तरीके हैं, ठीक है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। अगर आपकी कोई चीज़ चोरी हो जाए और आपके सामने वो बंदे बैठे हों जिन्होंने बज़ाहिर आपकी चीज़, मैं बज़ाहिर का लफ्ज़ जानबूझ के यूज़ किया है, बज़ाहिर आपकी चीज़ चोरी की हो और नज़र आ रही हो उनके पास है, अब ये प्रूफ करना कि ये उनका है या आपका है, इसके लिए या तो वो साहब मिल के कहे कि हाँ ये डिस्प्यूटेड है, हम लोग मिल के बात करते हैं और चीज़ों को एड्रेस करते हैं, एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आपके जो इदारे हैं अगर वो ट्रू मानों में इंडिपेंडेंट हों, जिसमें ख़ास तौर पे जुडिशरी है, जिसमें ख़ास तौर पे इलेक्शन कमीशन है, अगर ये दो इदारे और नैब है, अगर ये तीन इदारे टोटली इंडिपेंडेंट हो फ्रॉम एनी प्रेशर, और नंबर 4 जो एस्टैब्लिशमेंट है वो टोटली ये पॉलिटिकल रोल से बाहर हो, तो मेरे ख्याल में ये मुल्क बिल्कुल ठीक से मत चलना शुरू हो जाएगा। अब मुख्तसर वक्त था हमारे पास, मैं बात करता हूँ। रिजवाना साहब लाइन पे मौजूद है। रिजवाना साहब, आप क्या हाल तजवीज़ करते हैं, क्या करना चाहिए? अमेरिका ने जो करारदाद पास की है, हम भी करारदाद पास करें, सफारतकारी करें, या चीन के ज़्यादा करीब हो जाएं, या कोई क्या करें हम? मेरे ख्याल में 50 से 60 कौमी असम्बली है और उससे ज्यादा सूबाई असम्बलियों को चैलेंज किया हुआ है इलेक्शन ट्राइब्यूनल, ठीक है जी। जब तक कोई अदालती फैसले सामने नहीं आते तो अमेरिका वहां से बैठ के गायबाना इल्म है उसको कि जी धांधली हो गई है, ठीक है। हम तो उसको आई पर्सनली, मुझे अफसोस जरूर हुआ मगर आई इग्नोर इट। मैंने फिर हमारा कहना यही है कि मैंने अपना घर सीधा करना है। ठीक 2018 के इलेक्शन में हमने धांधली का कहा, ठीक है, हकीकत की इल्जाम थी एक तरफ रख दे, मगर उसके बाद हमने मुल्क को इतना अदम इस्तेकाम का शिकार किया था, खुदा ने खासा जितना जो ये अदम एतमाद के बाद हुआ। उसके बाद हुआ क्या है, उसकी जरा उसकी एक नाजरीन को एक फिल्म चला के दिखा दे, हमसे कुछ ना पूछे, लेट द पीपल डिसाइड देमसेल्व्स। बिल्कुल इंतहा पसंदी पे गए हुए हैं, जमहूरी अंदाज है उसको अडॉप्ट कर ले। हमने खुदा न खासा गैर जमहूरी अंदाज अडॉप्ट किया। दोबारा आखिर में आपकी तरफ आता हूँ जी, फिर आमिर साहब आप क्या कहेंगे? वक्त बहुत कम है हमारे पास। देखिए आपके सामने हालात हैं और इस वक्त हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि इल्जाम तराशी और नफरत की और तकसीम की तरफ जाएं। अगर मुल्क को बचाना है, मुल्क को आगे बढ़ाना है, तकरीबन 25 करोड़ लोगों को जहालत और गुर्बत से निकालना है, तो फिर हमें अपनी अपनी ईगो से बुलंद होना पड़ेगा, पाकिस्तान के लिए मिलकर काम करना पड़ेगा, अपने सियासी मकासद के लिए गैर मुमालिक को मुल्क के अंदर बुलाना, उन्हें आवाज देना। कोई भी बाहया या बागैरत ये काम नहीं कर सकता कि आपके घर में लड़ाई हो तो आप दुश्मन को आके अपने घर में बिठाएं या किसी मुखालिफ को कहें या किसी गैर को कहें कि वो हमारे घर में मुंसिफ बन के आके बैठ जाए। हमें ये नहीं करना, आपस के मामला को खुद तय करें, खुद तय करना है जी, बिल्कुल ठीक बात है। ब्रिगेडियर साहब, फारूक हमीद साहब, क्या कहेंगे आप? सर हल एक ही है, हार्ड लाइन एटीट्यूड्स को छोड़ें, फ्लेक्सिबिलिटी को लेके आए, आमने सामने बैठे सारे। और मैं आपको ये बता दूं कि बिल्कुल ये भी मोहम्मद साहब भी तकरीबन ये बात कह रहे थे जो मैं कहना चाहता हूं कि एक मिडिल सोल्यूशन निकालें। जरूरी नहीं है कि जो मैंडेट की ये बात कर रहे हैं, भाई आप मिड टर्म इलेक्शन के ऊपर राजी हो जाए, आज से 2 साल के बाद एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन की बात कर लें, ताकि 2 साल के अंदर। ठीक है, आप सियासी हल मुल्क के अंदर का पेश कर रहे हैं, इंटरनेशनल उस मसले पर ज्यादा, बिल्कुल ठीक बात है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद सिर्फ चंद मिनट की बात होगी जिसमें मैं सिर्फ वन लाइनर ही पूछूंगा और बात को कंक्लूड करेंगे। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन किराम, अब मैंने बताया कि वक्त हमारे पास बहुत कम है, शायद हमारे पार्टिसिपेंट में भी एक आध लोग कम हो गए हैं, लेकिन हम अपनी गुफ्तगू को कोशिश करेंगे जल्दी ख़त्म कर। रिजवाना साहब, अब अगर मैं जब पूछूं कि वन लाइनर आप कंक्लूड कैसे करेंगे इस सारी गुफ्तगू को? यही कंक्लूड करेंगे हम अपने मसाइल खुद तय करें और बाहर वाले लोगों को कोई कैसे डील करें?
नहीं, बाहर वालों को डील कर लेंगे, पहले घर तो बैठ के डील करें। अंदर दस्तगरीबान है और बाहर वाले हमसे क्या डील करेंगे। हमें कोई फिक्र नहीं है ऐसी। हमें अपने मुल्क में इस्तेकाम लाना चाहिए। बस मेरा वन लाइनर एक ही गुजारिश ठीक कि बात। सिर्फ आवाम को ये फैसला कर लेने दे कि इस मुल्क में अदम इस्तेकाम, अफरा तफरी और सोशल मीडिया पे जो गंद घोला जा रहा है, ये इससे पहले किस वक्त से शुरू हुआ और किसने घोला, जिसका जितना जुर्म है उसको उतनी सजा मिलनी चाहिए या शर्मिंदा होकर माफी मांगनी चाहिए और आज टेबल पे बैठे मुल्क चलाए। ठीक है जी आमर साहब। अगर वन लाइनर है तो फिर 2-3 मसले ले लें कि आओ ये जमीन खोदें और इसमें अपने दिल बो दें, करें सैराब इसको आरज़ुओं के पसीने से कि इस बेरंग जीने से ना मैं खुश हूँ, ना तुम खुश हो, ना हम खुश हो। आए एक हों और पाकिस्तान के लिए काम करें, आवाम के लिए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात जी। ब्रिगेडियर साहब। सियासत नहीं रियासत, पाकिस्तान के अवाम का सोचें, पाकिस्तान फर्स्ट। बिल्कुल ठीक बात है जी। जनाब साहब ने वन लाइनर ही बयान किया है। मेरा वन लाइनर से मतलब यही था कि बॉटम लाइन किया है, लेकिन सब ने बहुत मुख्तसर तौर पर अपनी बात की और बहुत अच्छी बातें की हैं। हमें अपने हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा, हमें अपने मसाइल को सुलझाना पड़ेगा। बाहर के लोगों को हम निबड़ लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई खा नहीं जाएगा अमेरिका हमें। और अगर हम चीन हमारे मदद करना चाहता है तो दुनिया की कोई ताकत इस मदद को रोक नहीं सकती है। माजी में भी हमने इस मदद के ज़रिए बहुत से काम किए थे, अब भी कर सकते हैं। हम अमेरिका को भी नहीं रोकते, किसी और को भी नहीं रोकते, किसी और अमेरिका के हलीफ को भी नहीं रोकते कि हमारी मदद के लिए आए। हमें मदद की ज़रूरत है। एक कौम के तौर पर हमने दुनिया की बहुत से मुल्कों की मदद की है, आज कुछ थोड़ी बहुत ही हमें भी मदद की ज़रूरत है। कौन है जो आगे आता है हमारी मदद करता है, फ़र्क नहीं पड़ता चीन है कि अमेरिका है कि सऊदी अरब है कि कुवैत है कि कतर है कि कौन सा है, जो भी आता है हमें पाकिस्तान चाहता है कि वो आए और हमारी तरक्की में हमारा साथ दे, हमारा हाथ बटाए। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।